नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। आरजेडी को 2025 विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली। पार्टी महज 25 सीटों पर सिमट गई। इन सब के बीच तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। लेकिन सबकी जहन में एक ही सवाल कि जिस वादे के साथ तेजस्वी यादव सरकार में आना चाहते थे, आखिर चूक कहां हुई? नीतीश कुमार की रणनीति इतनी शानदार कैसे रही और एनडीए को अपार जन समर्थन कैसे मिला? तेजस्वी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि अब नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी संभालेंगे, मीडिया में आकर अपनी बात कब रखेंगे, चुनाव पर क्या बोलेंगे, उनकी हार क्यों हुई, पार्टी की इतनी बड़ी हार क्यों हुई, महागठबंधन की इतनी बड़ी हार क्यों हुई, इस हार की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? तमाम मुद्दों पर करेंगे बातचीत न्यूज रूम में पत्रकारों के साथ। हमारे साथ अमीशतर हैं। अमीशतर, जिस मुद्दे के साथ तेजस्वी चुनाव लड़ रहे थे, जमीनी मुद्दे थे, बिहार के मुद्दे थे। महागठबंधन, सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, महागठबंधन पूरी तरीके से इस चुनाव में फेल नजर आया। कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट पार्टी हो, और भी जो एलाइज पार्टनर हैं उनके फेल नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद लोगों को आरजेडी से थी कि 143 सीटों पर पार्टी लड़ी, और ऐसी कौन सी कमी रह गई जो 2020 में पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, वो तीसरे नंबर पर चली गई? देखिए आशीष, मुझे लगता है ना कि चुनाव का जो मूड था वो महागठबंधन भाप नहीं पाया, और बहुत सारे हम लोग पत्रकार भी उनमें शामिल हैं जो भाप नहीं पाए कि बिहार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। बिहार चुनाव में जिस तरीके से महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी, 10,000 की कैश स्कीम काम की, इसके बाद न कोई कैश स्कीम के बाद न कोई मध्य प्रदेश का चुनाव प्रेडिक्ट कर पा रहा था, न कोई महाराष्ट्र चुनाव प्रेडिक्ट कर पाया था। और वही हुआ बिहार के साथ कि कैश स्कीम महिलाओं की सर चढ़कर इतना बोली, इतना ज़्यादा एनडीए के फेवर में उसको लेकर वोटिंग हुई, न सिर्फ महिलाओं का बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो परिवार, जिस परिवार में 10,000 रुपये गए, उस परिवार के पुरुष सदस्यों का भी अक्रॉस कास्ट एनडीए को उसका फ़ायदा मिला है उस स्कीम का। अब लोगों को इस बात पर भरोसा शायद नहीं हो पाया कि तेजस्वी यादव आएंगे तो नौकरी देंगे। भाई, जो पहले मिल रहा है, एक बड़ा संकट तो ये भी है ना हमारी तरफ की, एक जमाने में वोट खरीदा जाता था चुनाव से एक रात पहले कुछ पैसे देकर, जिसको कत्ल की रात। एक टिप्पणी कर देता हूं, इस पर भी जवाब दे दीजिए। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि बिहार पूरे देश में ऐसा राज्य बना जो हर घर नौकरी को नकार दिया। नहीं तो वो तो वादा था ना भाई। देखिए क्या है कि खुशी से मर न जाते गर एतबार होता, तेरे वादे पर जिए जाने जाना है, तो खुशी से मर न जाते गर एतबार होता, बहुत पहले गालिब कह गए। तो वादा पर तो एतबार करना बहुत टेढ़ी खीर होता है, वो हमेशा से रहा है और ये बिहार चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन वो जो कैश घरों में पहुंचा है वो तो वादा नहीं था ना। वो तो 10,000 रुपये आपके घर में पहुंच गए। हम लोग लगातार तमिलनाडु से लेकर तमाम जगहों पर देखे हैं कि वेलफेयर स्कीम चलाकर या एन चुनाव से पहले वोटर्स को फ़ायदा देने वाली, तमिलनाडु में तो जयललिता और तमाम लोग गिफ्ट बांटा करते थे, गिफ्ट हैम्पर किसी को। लेकिन इस पे भी सवाल है, जैसे जयललिता जब टीवी बांट रही थी, बाद में चुनाव आयोग ने उसको रोका। उसके बाद अशोक गहलोत ट्वीट करके यही बात लिख रहे थे कि हमने राजस्थान में योजनाएं लाई, चुनाव से पहले उसको रोक दिया, और यहां पर बीच चुनाव पैसे। मतलब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। देखिए, आप अगर मतलब कोई एक लाइन तो होनी चाहिए ना। अगर सियासी रूप से ब्लाइंड है ना, तभी आपको नहीं नजर आएगा कि बिहार में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। चुनाव आयोग एक विशुद्ध एक पार्टी की तरह बनकर काम कर रहा है कि बीच चुनाव में कैश स्कीम जारी हैं, तारीख जारी हो रही है, और आप उस पर, खैर अब इन सब बातों का कोई मायने नहीं है क्योंकि ये सब सवाल जनता की अदालत में नकार दिए गए हैं। अब तो क्या है कि तेजस्वी यादव को विपक्ष में बैठना है और 5 साल की राजनीति उनको बिहार में करनी है। बीच में नीतीश जी ने कोई खेल अगर नहीं किया तो जिस खेल के लिए वो लगातार 2015 से, क्यों 2013 से जाने जाते हैं। पहली बार उन्होंने एनडीए का साथ 2013 में छोड़ा था, नहीं 13 में छोड़ा था, जब पीएम मोदी के नाम की उम्मीदवारी हुई थी तो उनका सेकुलर, अचानक से वो सेकुलर हो गए थे, सेकुलर क्रेडेंशियल जाग गया था कि मोदी के आ जाने से जो देश का सेकुलर फैब्रिक है वो, खैर। तो नीतीश कुमार अगर अनटिल अनलेस कोई कदम ना उठाए तब तक तो तेजस्वी यादव को विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। अपनी संख्या तो ऐसी है नहीं, उनके पास 25 विधायक को जिता पाए हैं। खाली नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाए, इतना ही विधायक को जिता पाए हैं। हाँ,
तो ये एक महागठबंधन की हार है, ये उनकी अपनी अर्थमेटिक की हार है कि सहनी को लाना कितना फ़ायदेमंद रहा, क्या नहीं रहा। बीपी आईपी गुप्ता की जो पार्टी थी वो कितना फ़ायदेमंद रही, लेफ्ट क्यों इतना बुरा प्रदर्शन कर ले गया, कांग्रेस का जो एक नैरेटिव क्रिएट हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कि कांग्रेस की प्रो दलित और प्रो ओबीसी छवि बनी है, वो क्यों नहीं काम की। ये सब अभी विवेचना का विषय है और अभी तो विपक्ष इसी उससे नहीं बाहर नहीं आया है कि वो चुनाव में धांधली और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल से बाहर निकले। लेकिन चुनाव अब सेटल तो हो ही चुका है, चुनाव के नतीजे हैं आपके सामने। अब महागठबंधन को इसके आगे अपने किन पार्टियों के साथ उसको गठबंधन करना है, ओवैसी को अपनी पार्टी में शामिल करना है या नहीं करना है, इस पर बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पार्टी मतलब गठबंधन में। और क्या मुद्दे लेकर तेजस्वी यादव 5 साल की अब राजनीति करेंगे, क्योंकि उनके पास तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी यही है जो पीके उनको थमा के गए हैं। पीके भाई सदन में तो नहीं है, सदन में तो तेजस्वी को बैठना है, तो तेजस्वी के पास सबसे बड़ा मुद्दा यही चेक करने का है कि 2 लाख रुपए लोगों के खाते में जा रहे हैं कि नहीं। पहला तो यही चेक होगा, क्योंकि जब 2 लाख पर मतदान हुआ है, 2 लाख के आस में 10,000 घर में आने और 2 लाख के आस पर जब मतदान हुआ है, तो ये मुद्दा चेक किया जाना बहुत आवश्यक है। 1 करोड़ रोजगार का वादा एनडीए ने भी किया है, तो ये तेजस्वी को चेक करने की ज़रूरत है कि वो सरकारी भर्ती हों या विभिन्न नौकरियां बिहार में, जो मोदी जी लगातार वादा करके गए हैं कि ये मिल तो इस बार खुल ही जाएगी, तो उन मिल का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मुद्दे तो बिहार के पास भरे पड़े हैं। देखिए, तेजस्वी के चुनाव हार जाने से मुद्दे थोड़े नहीं मर गए, बिहार के सामने जो रोजगार का संकट खड़ा है वो थोड़े नहीं खत्म हो गया। ठीक है कि जनता ने आपको नकार दिया, लेकिन 37% आपके गठबंधन को वोट भी मिला है। उस वोट का लिहाज करिए, सड़क पर उतरिए और सड़क की लड़ाई लड़िए। संसद का रास्ता, सदन का रास्ता हमेशा सड़क से गया है। ठीक है, यही बात शिवानंद तिवारी भी सलाह दे रहे हैं लगातार तेजस्वी यादव को। और इंद्रमोहन सर के पास चलते हैं। अब तक की चुप्पी तेजस्वी यादव की, चूंकि 14 तारीख को चुनाव परिणाम आए और इसके बाद से हर किसी के जहन में एक सवाल है कि तेजस्वी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। तेजस्वी चुप्पी तोड़ेंगे तो क्या वो बिहार के मुद्दे को लेकर आगे उनकी क्या रणनीति होगी, इस पर बात करेंगे, या अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग या फिर भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ेंगे। क्या करेंगे तेजस्वी, ये सवाल सबके जहन में है। और चुप क्यों है? देखिए, तेजस्वी यादव की बातों को आपको एक एग्जाम्पल से समझना होगा। हार की समीक्षा के लिए आरजेडी ने बैठक बुलाई, एक पोलो रोड पे बैठक हुई। शाम को नेता पहुंचे, तेजस्वी किसके साथ पहुंचे? तेजस्वी के साथ गाड़ी की आगे की सीट पर बैठे थे लालू यादव, तेजस्वी के बगल में बैठी थी राबड़ी देवी। आए, सभा शुरू हुई, 1 मिनट नहीं चली होगी। आप बिहार तक में उस वीडियो को देख सकते हैं, अंदर की बात क्या है। 1 मिनट की सभा में 1 लाइन का एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव लालू यादव ने रखा कि तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लेना चाहिए। सर्वसम्मति से चुन लिया गया। 1 मिनट में सभा बर्खास्त, मीटिंग खत्म। 143 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ी। अगर हर सीट पर 1 मिनट भी देती तो 143 मिनट तो बात कर लेती हो। कम से कम अपने लोगों से तो बात कर लो। आरोप तेजस्वी पर क्या लग रहा है? अपने लोगों से बात नहीं करते आप, कार्यकर्ताओं से आपकी दूरी बढ़ गई है, आप अपने नेताओं से नहीं बात कर रहे हैं, परिवार के लोगों से दूर हो रहे हैं, तभी चुनाव में ये हाल हुआ है। और रिजल्ट आप देख लीजिए। तो जो कहते हैं ना कि लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, आप वो भी खोते चले जा रहे हैं। किसी जमाने में बिहार की सबसे बड़ी, पिछले चुनाव में ही छोड़िए, पिछले चुनाव में आप तेजस्वी का प्रदर्शन देखिए और इस चुनाव में आप तेजस्वी का प्रदर्शन देखिए। घर में इतना कलह है, लगभग बहनें अलग हो गई, भाई अलग हैं, और मतलब 3 धुरी पर पूरा परिवार बचा है। सबका आरोप एक ही शख्स पर है, संजय यादव। अमित जी के मित्र हैं संजय यादव इनकी दोस्ती है तो वो एक ही शख्स पर है। लेकिन आप देखिए कि उनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं। कल की जो तस्वीर आई है, आप उसमें तेजस्वी के चेहरे को पढ़िए और आप संजय यादव के चेहरे को पढ़िए। हर विधायक के साथ संजय यादव की भी तस्वीर है, तेजस्वी की भी तस्वीर है। हंसते मुस्कुराते सदाबहार संजय यादव, जैसे कि मतलब चुनाव में पता नहीं क्या पा लिया। वहीं दूसरी ओर आप तेजस्वी यादव को देखिए, उनका चेहरा देखकर बता रहा है कि हार की पीड़ा बहुत बड़ी है। तो पीड़ा ऐसी है कि परिवार भी टूट रहा है, सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं। मैं कहता हूं, आप चुनाव से 1 रात पहले फेसबुक पर लाइव आए थे ना, आप कह रहे थे कि वोट करिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, जैसे पहले फेज में किया दूसरे फेज में भी वोट कर दीजिए, हम ये करेंगे वो करें। फेसबुक भी कहीं चला गया क्या? सोशल मीडिया का, चलो आप मान लो कि आपको मीडिया के सामने सवाल जवाब नहीं जवाब देना,
आप अपने प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, वहीं से आप अपनी बात रखो। क्या हो रहा है, क्यों नहीं आप सामने आ रहे हैं, कब तक चुप्पी साधेंगे ऐसे, और कैसे बचेंगे आप? माने आप नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, ऐसे चुप्पी साधने से क्या होगा? आपको तो अब रोज आपको तो रास्ते पे हो जाना चाहिए था। ठीक है भाई, सरकार शपथ ग्रहण लेने दीजिए, हम ही अब सवाल उठाएंगे। अगला आदमी कह रहा है कि भितरवा जाके वो वहाँ पे अनशन रखेंगे, एक दिन का मौन धारण करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। आप अभी तक सामने आकर बोल ही दीजिए कि आप क्या करेंगे, क्योंकि बिहार की अब विपक्ष की जिम्मेदारी आप उठाने वाले हैं, विपक्ष के नेता हैं आप। जीत की अमीश सर आ रहा हूं, सवाल के साथ ही आ रहा हूं कि जीत की खुशियां मनाई जाती है, हार की कई समीक्षाएं होती है। संजय यादव अभी सवालों के घेरे में हैं, लेकिन क्या एक चुनावी हार को एक व्यक्ति के सेंट्रिक कर देना चाहिए, और क्या महागठबंधन की हार की जिम्मेदारी भी संजय यादव की है क्या? नहीं नहीं, संजय यादव हमारे बहुत उस तरह से कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है मोहन जी। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि सवाल ये है कि आप क्या उम्मीद पाल के बैठे थे? ये उम्मीद पाल के बैठे थे कि तेजस्वी आए कैमरे पर रोने लगे, संजय यादव आए कैमरे पर रोने लगे, तभी आप मानेंगे कि हार की विवेचना चल रही है। 1 मिनट में नहीं प्रस्ताव आएगा इंद्र मोहन जी, तो क्या आधा घंटा लगाना चाहिए? सर्वमान्य नेता है तेजस्वी यादव राजद में, इसमें कोई किसी को शक और शुबा होना नहीं चाहिए। और पिछले 10 सालों में 12 सालों में तेजस्वी यादव ने प्रूव किया है, सड़क पर लड़ाई लड़ी है, मुद्दा बनाया है बिहार में रोजगार। अभी आशीष आप टिप्पणी कर रहे थे कि, और इंद्र मोहन जी भी टिप्पणी कर रहे थे ना, कि प्रशांत किशोर को जाति को तो साधना होगा। सोचिए कि जाति को साधना होगा, और पूरा चुनाव तेजस्वी यादव ने लड़ा किस वादे पर कि नौकरी हम देंगे? जाति को साधने के वादे पर तो लड़े नहीं। टिकट में तो जातियों को साधा ना, समाज में जाति है तो हम देंगे ना टिकट उस जाति से। विनर कैंडिडेट अगर यादव 20 ज्यादा दिखेगा तो हम देना पड़ेगा हमको। यही तर्क भाजपा मुसलमानों के लिए देती है, तो आपको सुपाच्य होता है ना। जब आप भाजपा से पूछते हैं कि मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं आप लोग, तो कहें हम लोग विनर्स को देते हैं। अब आप गिनिए कि उनको कैठो राजपूत को देते हैं, कैठो भूमिहार को देते हैं, कैठो कायस्थ को देते हैं, कैठो अति पिछड़ा को देते हैं, कैठो महादलित को देते हैं। सम्राट चौधरी जीतते हैं तो जातिगत एनालिसिस करते हैं हम लोग ना, कि वो किस जाति से आते हैं। तो भाजपा का जातिवाद, धर्मवाद सब सुपाच्य होता है, लेकिन विपक्ष का कुछ भी, तो कहा कि विपक्ष का, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, विपक्ष का कुछ भी सुपाच्य नहीं है। ये एक अलग तरह का नजरिया और नैरेटिव पिछले 2014 के बाद से देश में गढ़ा गया है कि सत्ता पक्ष से ज़्यादा सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। जैसे वही बैठा हुआ है जवाबदेह पदों पर। भाई जब हमने देखा, लोग ये कहते हैं, तमाम वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं कि भाजपा की मशीनरी बड़ी अच्छी चुनाव लड़ती है। काहे नहीं लड़ेगी? 1000 करोड़ उसको चंदा मिलता है तो विपक्ष को मिलता है 50 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ का मुकाबला 50 करोड़ कर लेगा? ये व्यवहारिक अगर बात आपको नहीं दिखती है, बिटवीन द लाइंस में आप खेलते हैं, क्योंकि आपको तेजस्वी को निशाना बनाना है, क्योंकि आपको संजय यादव पर ठीकरा फोड़ना है। जो विवाद चल रहा है तेजस्वी यादव के परिवार के प्रकरण में, अभी चिराग पासवान ने सबसे संतुलित कमेंट किया, क्योंकि दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। वो जले हुए हैं ना, वो सड़क पर खड़े थे दिल्ली का, मुझे वो तस्वीर याद है कि पिताजी की तस्वीर लेके वो सड़क पर खड़े थे दिल्ली में, जब सामान उनका बाहर निकल गया था। तो उनको इस बात की पीड़ा पता है कि घर में फूट होती है तो क्या दिक्कत। तो घर की फूट से सियासत का कोई लेना देना नहीं है। रोहिणी जी, तेजस्वी जी, संजय जी, ये लोग घर में सुलटे हैं इस मामले को, और किसी को हम नहीं जानते हैं कि उस बंद कमरे में क्या हुआ था। इसका सबके पास अपना एक एक कहानी है। आपकी जिसकी तरफ झुका है आप उस कहानी को मान लीजिए, लेकिन ये बहुत सत्य है कि संजय यादव ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राजद के पूरे कैरेक्टर को, जो लाठी वाला कैरेक्टर था राजद का, जो पगड़ी और मुरेठा वाला, जो सिर्फ पगड़ी और मुरेठा वाला कैरेक्टर था, उसको बेहद बदलने की कोशिश की। जेएनयू छात्र संघ में अपने उम्मीदवार उतारे, छात्र संघ की राजनीति कराई। ये सब कभी राजद ने स्वप्न नहीं देखा था कि उनका नेता, छात्र नेता जेएनयू जैसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा। ये सब स्वप्न दिखाया कि एक नई 21वीं सदी की एक नई राजनीति की जा सकती है जो जाति के खांचे से बाहर हो। एक इंटेलेक्चुअल राजनीति जिस पर भाजपा और कांग्रेस आज़ादी के बाद से काबिज थे। इंटेलेक्चुअल राजनीति एक है ना, जिसको मोदी जी अक्सर कहते हैं वो दिल्ली वाला, क्या कौन सा मार्केट, नहीं अर्बन तो नहीं, वो एक मार्केट है इंद्र मोहन जी, दिल्ली का बड़ा फेमस। अभी मैं बस
नौजवान खान मार्केट गैंग जिसको कहते हैं, तो वो जो पोशीदा राजनीति, बड़े पढ़े लिखे लोग तो लेके आए वैसे नेताओं को जो अंग्रेजी दा कैरेक्टर में बात करते थे और एक बदलने की कोशिश की। बदलाव इतना आसान नहीं होता है और बदलाव इतना सहज नहीं होता है, और तब तो बिल्कुल नहीं होता है जब सत्ता की इतनी बड़ी मशीनरी आपके पीछे हराने पर आपको लगी हो कि आपके घर के मामले सड़क पर उछाले जा रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि एक मिनट में प्रस्ताव नहीं लाया जाता। बिल्कुल लाया जाता है। 1 मिनट में प्रस्ताव इस डर से लाया जाता है कि अगर अगले 1 दिन के अंदर कोई दूसरा नेता खड़ा ना हो जाए कि विधायक दल का नेता मैं बनूंगा, आप ही क्यों बनेंगे? चुनाव में हारे आपके चेहरे पर और विधायक दल के नेता भी आप ही बने, क्यों नहीं किसी मुस्लिम को इन्होंने बनाया? ये डर है क्योंकि देखा गया है कि उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की पार्टी शिंदे से हार गए। ये देखा गया है। ये डर बहुत एविडेंट है कि किस तरीके से शिंदे असम जाकर बैठ गए विधायक लेकर, और पूरी की पूरी पार्टी और पूरा का पूरा वो चिन्ह जो बाला साहब ठाकरे ने देखा था स्वप्न जिस चुनावी चिन्ह का, वो उद्धव ठाकरे को हारना पड़ा। तो ये तेजस्वी के अंदर ये डर है और होना चाहिए, क्योंकि आप आसन्न खतरे को टिटहरी की तरह टांग उठाकर तो नहीं रोकेंगे ना, उस आसन्न खतरे से योजना बनाकर रोकेंगे। और बिल्कुल जब तेज प्रताप यादव इस तरीके की बातें कर रहे हो, उनके भाई अपना रक्त, रोहिणी यादव जब इस तरह, अपनी बहन जिसने किडनी दिया, अरे समाज कहे कि आपने किडनी दिया, आपकी तारीफ हुई, समाज ने सर पर बैठा के रखा आपको, लेकिन आप अपने मुंह से उसकी तारीफ लूटना चाहते हैं। इसको समाज अच्छा नहीं मानता है। पिताजी को किडनी देंगे तो इसको कैश कराने जाएंगे बाजार में, फिर क्यों दिए भाई किडनी? इसको कैश कराने की जरूरत नहीं है रोहिणी जी। समाज देख रहा है, समाज ने आपकी पर्याप्त तारीफ की, लेकिन अब जो हो रहा है ना, इसमें अगर किसी को लग रहा है कि खाली संजय यादव का छीछा लेदर या तेजस्वी का छीछा लेदर हो रहा है, तो नहीं, ये पूरा लालू परिवार का छीछा लेदर हो रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि इससे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। अंततः महाभारत से लेकर हमारे पास आज तक के यही अनुभव हैं कि अंततः सत्ता को लेकर संघर्ष होता है। अखिलेश यादव के परिवार में भी हुआ। अंततः अखिलेश यादव 2024 के लोग यूपी के विनर साबित हुए। तो वैसे ही संघर्ष के बाद जो तब के निकलता है वो विनर बनता है। नहीं, वो तब के निकल जाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने बड़े नेता हैं, उन्हें सामने आकर शालीनता से अपनी बात जरूर रखनी चाहिए थी। कम से कम हार स्वीकारना कोई इसमें बुरी बात थोड़ी है। प्रशांत किशोर सामने आए, उन्होंने हार सामने से स्वीकार किया कि मैं मानता हूं कि हार हुई। आप हार स्वीकार करके भी बड़े हो जाते, लेकिन आप वो बोलने के लिए भी सामने नहीं आ रहे हैं। और अगर संजय यादव को लेकर ही सब लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सब, आपके नेता भी बोल रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एग्जैक्टली क्या कहा है कि भाई इस पे मंथन होनी चाहिए, बातचीत। मंथन में क्या होगा? रणनीति किसने बनाई? जिन्होंने रणनीति तैयार की वो उनको सामने लाया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या हुआ, तुम क्यों फेल हुए। इस पे बात तो होनी ही चाहिए। ठीक है, एक आखिरी टिप्पणी वेंकटेश भाई से भी ले लेते हैं। तेजस्वी को चुप्पी तोड़नी चाहिए थी इस प्रकरण पे। मुझे लग रहा है कि सारी बातें तो कही जा चुकी है, लेकिन सर ने जो जिक्र किया गालिब के शेर का कि तेरे वादे पे जिए हम, उसी गजल का पहला शेर है कि ये न थी हमारी किस्मत। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को मान लेना चाहिए कि ये न थी हमारी किस्मत। और तेजस्वी की खामोशी अब खलने लगी है, जिस तरह से पत्रकारों को भी खलने लगी, सबको खलने लगी है। आप रात के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप फेसबुक लाइव हो रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, और अचानक आप खामोश, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हमारे एक और साथी रजत भाई टिप्पणी करना चाहते हैं। रजत भाई, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? तेजस्वी की चुप्पी पर सवाल है। मतलब लोग उम्मीद भी उससे करता है, जो खूब बोलता है। जो नहीं बोलते उससे तो अब उम्मीद नहीं रहती है। नहीं, देखिए, मुझे टिप्पणी करने का मन तब हुआ जब खान मार्केट का जिक्र हुआ। तो भैया मैं कह रहा हूँ, जो लोग खान मार्केट नहीं गए हैं वो किसी पार्टी वार्टी के, चाहे जिस पार्टी के हों, गैंग वैंग छोड़िए, खान मार्केट जाइए। बढ़िया जगह है, मतलब जगह वगह जाना चाहिए। अच्छा खाना भी मिलता है और अगर जेब में पैसा हो तो अच्छी खरीदारी भी कर सकते हैं। कर दीजिए कुछ राजनीतिक टिप्पणी ये है कि अब ये तो तय करना है ना, तेजस्वी की पार्टी में तेजस्वी ही है। मतलब अब आप कुछ भी कह लीजिए कि उनकी पार्टी में तेजस्वी ने इस्टेब्लिश कर दिया है आरजेडी में कि वही नेता है। अब वो हारे, अब वो जीते, अब उन्हें तय करना है वो कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और रही बात हार की समीक्षा, या हार की समीक्षा मतलब आप समझिए कि हार जो है, क्यों आप हारे हैं, कोई एक दिन की बात नहीं है। वो आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, साल भर लगेगा। हो सकता है कि आपको 2 चुनाव लग जाएं कि आप ये तय कर पाएं कि आप क्यों चुनाव हारे हो, क्यों जीते हैं। भारी हार है तो उसको लेकर वो इसलिए है, और वो हो सकता है कि वो जब भी बोलेंगे, और इसलिए भी शायद वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जब वो बोलने आएंगे, जब भी वो मीडिया के सामने आएंगे,
तब इस बात का सवाल तो ज़रूर होगा कि उनके परिवार में क्या हो रहा है। तो शायद इस बात का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो उनके घर पे पारिवारिक झगड़ा छिड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाए, और जब भी पारिवारिक झगड़ा होता है तो उसका नुकसान आपको पार्टी को दिखता है। कुछ लोग बाद में उससे उबर जाते हैं और कुछ लोग उस पारिवारिक झगड़े के बाद नहीं उबर पाते। तेजस्वी के पास दिक्कत देखिए, एक बात तो क्लियर कट है कि कोई रोहिणी आचार्य पार्टी को टेक ओवर नहीं कर पाएंगी और कोई तेज प्रताप राजद की जगह नहीं ले पाएंगे। जहां राजद है वो वही है, उतना वोट है, अब इसे टेक केयर करने की बात है। लेकिन दोबारा मैं कहूँगा, जो लोग देख रहे हैं, खान मार्केट जरूर जाइए। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को भी लगातार देखते रहिए। और जो तेजस्वी यादव को लेकर ये बहस है कि तेजस्वी यादव आखिर कब चुप्पी तोड़ेंगे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।